साथियों, कोई भी चिट फंड कंपनी हो या कोई भी गैर सरकारी संस्था हो, जब सरकार से, सेबी से या फिर सरकारी संस्था से पंगा लेता हो तो आप समझ सकते हैं उस कंपनी का डूबना, उस कंपनी का मिटना तय है। वही हाल हुआ सहारा इंडिया या सुब्रत रॉय कह सकते हैं, सहारा सुब्रत रॉय का। सहारा सुब्रत रॉय खुलेआम 2012 में, आप देखे होंगे 2011 में सरकार से, कांग्रेस सरकार से उनका जो तालमेल था वो ठीक नहीं था। 2012 में जब सेबी की तरफ से उनको दबोचा गया, जब सेबी उसको पकड़ा तो उन्होंने खुलेआम सेबी से चैलेंज कर लिया और उन्होंने ये भी कहा कि सेबी ने हमको गलत तरीक़ा से फंसाया गया है, हमारा कोई भी गलती नहीं है। सुब्रत रॉय ने ऐसा कहा है। वीडियो क्लिप मेरे चैनल में पड़ा हुआ है और भी बहुत सारे चैनल में पड़ा हुआ है। तो सहारा इंडिया डूबना तय था, चेतावनी पहले से ही लोगों को मिल रहा था, लेकिन लोग समझ नहीं पाए। 2012 में लगभग जितने भी सहारा इंडिया में काम करते थे उसमें 50% लोग, एजेंट लोग काम छोड़ दिया और जमा करना भी लोग पैसा छोड़ दिया। जो छोड़ दिया वो आज मज़े में है, लेकिन जो उसके बावजूद भी करते रहे वो आज उसका क्या सिचुएशन है, आज आप पूरा दुनिया देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। आज हम आपको एक वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं, जो वीडियो क्लिप में कुछ ऐसे सच्चाई बताने जा रहे हैं 2012 के बाद किस तरह से सहारा इंडिया को चलाया जा रहा था। लोग उसके बाद भी नहीं समझ पा रहे थे। आप समझ सकते हैं, वो वीडियो क्लिप को पूरा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि 2012 से 2020 तक ही सहारा इंडिया कंटिन्यू चला, अलग अलग नाम से, अलग अलग कंपनी, सोसाइटी का जो पैसा जमा हुआ 2020 तक हुआ, किस तरीक़ा से चला। आप अगर सुनेंगे तो सुन के दंग रह जाएंगे। पूरा बात आपको नीरज शर्मा जी, जो संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के संगठन के लोग हैं, और बहुत सारे वो ऐसे भी उनका वीडियो क्लिप आता रहा, उनका यूट्यूब चैनल भी है, उनका पूरा बात अगर सुनेंगे तब सुन के दंग रह जाएंगे। उनका पूरा एक वीडियो क्लिप लगा दिए हैं, पूरा बात को पहले सुनिए, उसके बाद और भी बात करते हैं। बिजनेस होता था और इनके रीजनल मैनेजर आते थे, उनके पास पूरा डाटा होता था कि नीरज शर्मा कोड नंबर इतना, आपका एनसीसी व्यवसाय इतना, इस माह का एनसीसी का मतलब होता है न्यू क्रेडिट बिजनेस, आपका टीसीसी इतना, टोटल क्रेडिट बिजनेस। एनसीसी मतलब नया जो बिजनेस लेकर आए आप एफडी अकाउंट के रूप में, और टीसीसी यानी आपकी जो पिछले जो आपके खाते चल रहे हैं डेली मंथली का, उसका जो आपने कलेक्शन किया, उसके बाद में फिर ये निकालते थे कि आपने जो भुगतान है वो कितना करवाया। तो आपका टोटल एनसीसी और टीसीसी के मुकाबले आपका भुगतान कितना हुआ है। और ये कहते थे कि कंपनी देने के लिए थोड़ी बैठी है, कंपनी देने के लिए थोड़ी बैठी है, आप नया बिजनेस लेकर आइए, उसी से भुगतान करवाइए, क्योंकि ऊपर से फंड नहीं मिलेगा। मतलब जब मान के चलिए कि मेरा 5 लाख का व्यवसाय है पूरे एक माह में, मेरे जमाकर्ताओं का अगर 10 लाख का भुगतान आ जाता है और मैं 10 लाख के भुगतान करवाता हूं, तो उनके मैनेजमेंट के जो चेहरे हैं, रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, वो ये कहते थे कि आप 10 लाख का व्यवसाय लेकर आइए तब भुगतान होगा, हम ऊपर से भुगतान देने के लिए नहीं बैठे। कोई भी ब्रांच, सपोज करिए 1 करोड़ का उसका व्यवसाय है, 1 करोड़ का व्यवसाय है और वहां अगर 70 लाख का भुगतान हुआ है ब्रांच में, तो 30 लाख ये फंड तो उस ब्रांच से मंगा लेते थे कि आपके पास में सरप्लस पैसा है, आप तुरंत ट्रांसफर करिए पैसे को मुख्यालय, नहीं आपकी रसीद कट जाएगी, आप पे पेनल्टी लग जाएगी। जब उसी ब्रांच में 1 करोड़ का व्यवसाय होता है और उसी ब्रांच का 1.5 करोड़ का भुगतान की जो लिस्ट है, पेमेंट है, वो आता है, तो वो शेष जो 50 लाख है वो ऊपर से नीचे की ओर भुगतान के लिए नहीं आता, उस पर दबाव बनाया जाता है कि आप भुगतान बिजनेस करवा के करिए। किस बात की सैलरी सेक्टर मैनेजर को, रीजनल मैनेजर को और जोनल मैनेजर को दी जा रही है। खुले शब्दों में ओपी श्रीवास्तव बोलते थे कि हम देने के लिए नहीं बैठे हैं, तुम्हें किस बात की सैलरी दे जोनल मैनेजर, रीजनल मैनेजर और सेक्टर मैनेजरों को, तो व्यवसाय भी खुद लाओ और पेमेंट भी खुद करो। ये सहारा की हकीकत है। जो पुराने लोग आपके जुड़े होंगे लाइव में, वो जो है पूरी चीजों से वाकिफ होंगे, और ये कन्हई शाह जैसे लोग नहीं बता पाएंगे। दिल्ली वाला भी कभी कोई 10 तारीख को देगा, कोई 5 को देगा, कभी 20 को देगा, कभी 25 को देगा। मैं पूरा महीने का जो है फाइनल फिगर आपको बता रहा हूं। जमाकर्ता को तो अगर आप मान के चलिए 1 लाख का भुगतान है, मुझे तो आपका भुगतान करवाना है, तो एक संग में आपको 1 लाख देना पड़ेगा ना मुझे तो। और फिर ये दबाव बनाते थे कि आप डेली कलेक्शन करते हैं तो आप अपनी सीआर, जो डेली का कलेक्शन की जो सीआर है, उसको आप डेली कटवाइए। 1 दिन में नहीं कटवा रहे, 3 दिन में कटवाइए।
तो पैसा तो आप हमारे ऑफिस में जमा करिए। तो मतलब अगर ये आंकड़े गिना रहे हैं, मैं पूरे डिटेल में इसलिए जा रहा हूं कि ये आंकड़े गिना रहे हैं, तो आंकड़े की बाजीगरी हमें भी आती है, और सहारा की परतें खोलना, और सहारा ने क्या किया, कैसे किया, किस तरह से शोषण किया, पूरी चीजें हमको पता है। कन्हैया साहब, यहाँ 24-24 साल हमने काम करके बैठे हैं, कोई जो है ऐसे ही नहीं बैठे हैं। जो एजेंट थे और जो काम करते थे, उनकी मार्केट वैल्यू बड़ी अच्छी थी, मार्केट वैल्यू उनकी बड़ी अच्छी थी। वो जहां जाते थे, जिस जगह जाते थे, अगर उन्होंने जमा करता से कह दिया कि हमें आपके 1 लाख रुपए की एफडी चाहिए, तो वो जमा करता हंसी खुशी देता था, और इसलिए देता था कि हमने एक बार नहीं 4 बार घर जाकर उनको भुगतान किया, वो परिवार का सदस्य मानते थे। तो आज मैं आपको बता दूं कि सहारा में जब दिसंबर का एक माह का एक अलग क्रेज होता था, और पहली तारीख में कई सहारा के ऐसे कार्यकर्ता होते थे, पहली तारीख में एक ही दिन में 1-1 करोड़ का व्यवसाय करते थे। 1-1 करोड़, आप समझिए, एक जोन, सुब्रत राय सहारा के जोन में आने पर 1-1 जोन 200-200, 300-300 करोड़ का व्यवसाय करता था। और ये रांची जोन, पटना जोन, भोपाल जोन, ये वो जोन हुआ करते थे जो सहारा, सुब्रत राय सहारा और इनके हायर मैनेजमेंट के आने पर जो है करोड़ों करोड़ रुपए का व्यवसाय करते थे। सहारा इंडिया के एजेंट वो हीरे थे कि वो जिस जगह पर जाते थे, उस जगह पर जो है पैसे की वसूली करते थे, करोड़ों करोड़। दूसरी चीज कि सुब्रत राय सहारा को सहारा इंडिया के एजेंटों ने भगवान से कम नहीं माना, बिल्कुल भगवान से कम नहीं माना था, आप यकीन मानिए। लेकिन कहते हैं ना कि जब ईश्वर पर भी विश्वास करो और ईश्वर भी आपकी मनोकामना पूरी ना करे, तो उससे भी मन जो है भ्रमित हो जाता है। तो ये सहारा कंपनी को सहारा इंडिया परिवार इन्हीं एजेंटों ने अपने दिन रात, आप यकीन मानेंगे, सुबह निकलते थे कार्यकर्ता, रात के 12-12 बजे तक घर वापस नहीं आते थे। हमारी स्थिति ये होती थी कि भरी गर्मी ठंड में 11 बजे के पहले कभी नहीं लौटते थे। आज कोई भी सरकारी नौकरी 6 घंटे 8 घंटे ड्यूटी देने के बाद, लेकिन 18-18 घंटे अथक मेहनत की, तब इस कंपनी को इतना बड़ा बनाया। लेकिन आज उसका इनाम क्या मिल रहा है? अभी कल एक एजेंट ने कहा जो है डिप्रेशन तनाव में जो है वो उसकी जो है मृत्यु हो गई। अभी एक एजेंट ने आत्महत्या कर ली। तो आज वो एजेंटों के साथ में क्या कुठाराघात हो रहा है, और उन निवेशकों का क्या दोष था जिन निवेशकों ने अपने परिवार के नाते के कारण जो एजेंट को अपने घर पर अलमारी में रखी, बैंकों में रखी एफडी तोड़ तोड़ के जो है सहारा में दे दी। आज उनके संबंध खराब हो गए, उन निवेशकों को वो फेस नहीं कर पा रहे, उन निवेशकों की बेटियों की शादी में पैसा वापसी की राह नहीं बन पा रही, उनको इलाज के लिए पैसा नहीं मिल पा रहा, उनको MIS के लिए पैसा नहीं बन पा रहा। आज सहारा का तो कार्यकर्ता इतना मेहनती था और सहारा का जमा करता तो इतना विश्वास करने वाला व्यक्ति था कि आज एजेंट और निवेशकों के विश्वास को तोड़ने का काम सहारा मैनेजमेंट ने किया। आज स्थिति यह थी कि एक बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक, आज इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाता था, उतना पैसा आज सहारा के कार्यकर्ताओं की बदौलत आज सहारा में जो है इतनी बड़ी कंपनी बन गई। आज आप क्या मानेंगे, सहारा मैनेजमेंट की बदौलत बन गई। ये किसके घर गए थे मांगने, ये किसके घर से निवेश लेकर आए थे? कार्यकर्ता जाता था, कार्यकर्ता बढ़ता था, कार्यकर्ता विश्वास देता था। लेकिन आज मरने के लिए छोड़ दिया है तो सिर्फ कार्यकर्ताओं को। आज उनका पलायन हो रहा है, हजारों लोग खत्म हो गए, और मैनेजमेंट एक शब्द उनको धैर्य सांत्वना के बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैनेजमेंट भाग रहा है विदेशों, जेबी रॉय भाग गए, सीमांतो सुशांतो भाग गए, स्वप्ना राय मैडम मिलती नहीं है, ओपी श्रीवास्तव जो है देखने के लिए जो है तैयार नहीं है। आज कहाँ है सहारा का मैनेजमेंट? तो आज उन निवेशकों की और एजेंटों की क्या गलती थी जिन्होंने इस सहारा को परिवार माना? अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मैं और मेरे जैसे हजारों लाखों एजेंट जिस सुब्रत राय को कभी अपने एक अभिभावक माना था, जिस सुब्रत राय पर एक अटूट विश्वास किया था, जितना विश्वास अपने माता पिता पर करते, कहते हैं ना कि दुनिया आपकी दुश्मन हो जाएगी लेकिन माँ बाप मरते दम तक आपका साथ देंगे। तो आज कहते हैं कि अपना अपना होता है, और इस देश के करोड़ों निवेशकों लाखों एजेंटों को धोखा ही सहारा इंडिया परिवार ने दिया। तो सहारा की उपलब्धियां कुछ नहीं है, सहारा ने शोषण किया और आज भी खून चूसने का काम कर रही।
जिस जहां से निकल जाते थे उस जगह नोटों का पहाड़ जेब में रहता था, नोटों का पहाड़ रहता था, लेकिन वो नोट अपने नहीं थे। पूर्ण ईमानदारी से हमारे किसी भी, आज तक मैं 24 साल काम किया, मैंने मेरा काम गांव से शुरुआत की, आज तक मेरा जमा करता मेरे ऑफिस की सीढ़ी नहीं चढ़ा। इसलिए नहीं चढ़ा कि मैं ईमानदार था, आज तक मैनेजमेंट कभी मुझे पर उंगली नहीं उठा पाई। शिवाजी सिंह जैसे लोग कहते हैं कि नीरज शर्मा ने क्या किया क्या नहीं किया, नीरज शर्मा ने आज तक किसी जमाकर्ता के साथ धोखा नहीं किया। कई अगर है हिम्मत तो नीरज शर्मा पर उंगली उठाकर बता देना। गलत नीरज शर्मा ने नहीं किया, गलत नीरज शर्मा ने पूर्ण ईमानदारी के साथ सहारा में पैसा जमा किया, गलत नीरज शर्मा के साथ हुआ, नीरज शर्मा के निवेशकों के साथ हुआ। आज जिन लोगों ने सहारा पर लाखों एजेंटों ने विश्वास किया। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, क्योंकि मेरी आदत है हर चीज को सर्च करने की, और कोई नया यूट्यूबर आया है, एक लड़का जिसके मुश्किल से 600-700 सब्सक्राइबर होंगे, वो सहारा की दर्द भरी दास्तां सुना रहा था कि सहारा के एजेंटों की यह स्थिति है कि सहारा के एजेंटों ने जो काम किया, तो उसने बताया कि सहारा का एजेंट आज गोलगप्पे का ठेला लगा के जो है गोलगप्पे बेच रहा है। उस व्यक्ति की लगभग 50 साल के समथिंग उम्र रही होगी। 50 साल में ना उसको कोई कंपनी रोजगार देगी, ना कहीं जो है वो कह रहा मेरा मकान गिरवी रखा है, जमा करता आते हैं, दबाव बनाते हैं, मारपीट करते हैं, मैं ये पानी पूरी का जो है ठेला लगाकर अपना काम चला रहा हूं। जिस एजेंट की जेब भरी रहती थी, आज उसके लाले पड़े कि उसकी जेब में 10 रुपए नहीं। तो साहब, एजेंट के पीछे भी परिवार था, उसका माँ बाप थे, उसके पत्नी थी, उसके बच्चे थे, वो भी जो है अपने परिवार की किसी भी तरह रोजी रोटी जो चला रहा था। उस परिवार को दूध में गिरी मक्खी की तरह सहारा मैनेजमेंट ने क्यों फेंक दिया?